बताएगा क्या कोई? सर लिखा दो दोबारा एक बार। ओके, नहीं ये तो लिखा नहीं है बेंगू, पर इसको पहले समझाऊं या डायरेक्ट लिखा दूं पहले फिर समझाऊं? समझा दो। ठीक है ना? अरे यार देवी, देखो, बेगू किसान आंदोलन 1921 से और 1925 के मध्य मुख्य रूप से चला था, है ना? कारण क्या थे? वही सब जगह जो आंदोलन हो रहे थे, कर की दर का बढ़ाना, टैक्स रेट का इंक्रीमेंट हो जाना, मुख्य रूप से यही कारण थे। और बेगू कहाँ का स्थान है? मुख्य रूप से चित्तौड़ के एक श्रेणी का यह ठिकाना था, है ना? अब यहाँ सर के सामंत कौन थे? यहाँ के सामंत थे अनूप सिंह, है ना? कौन थे यहाँ के सामंत? अनूप सिंह। अनूप सिंह को किस कैसा माना जाता था? कृषक हितैषी माना जाता था, भाई किसानों को सपोर्ट करने वाला था एक तरीके से। कौन? अनूप सिंह, है ना? लेकिन फिर भी वहां की सर राज्य सरकार ने, जो मेवाड़ सरकार ने टैक्स बढ़ा दिए थे, तो जनता को आंदोलन करना पड़ा, किसानों ने आंदोलन किए। अब जब किसानों ने आंदोलन किए तो सबसे पहले वो कहाँ पे इकट्ठा हुए? मैनाल में इकट्ठा हुए। कहाँ पर इकट्ठा हुए? मैनाल में इकट्ठा हुए और लोगों को बुलाया, इसमें पथिक, रामनारायण चौधरी, जो और राजस्थान सेवा संघ के और अलग अलग मेंबर थे, या फिर जो उस समय राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन के अग्रणी नेता थे, उनको भी बुलाया था। जब वहां पे बुलाया तो पथिक के कहने पर किसने इसका नेतृत्व किया? रामनारायण चौधरी को इसका नेतृत्व प्रदान किया गया। रामनारायण चौधरी ने इसका नेतृत्व किया और अपनी बातें सरकार तक पहुंचाई पहले। उसके बाद रामनारायण चौधरी ने सबसे पहले क्या किया? अनूप सिंह से मिले। किससे मिले? अनूप सिंह से। अनूप सिंह वैसे ही पहले से कृषक हितैषी थे, तो सब किसानों की बात को ध्यान में रखने वाले थे, तो इनमें ज्यादा कुछ बातें नहीं हुई, आसानी से इनमें क्या हो गया? समझौता हो गया, है ना? कर की दर कम कर दी। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने इस समझौते को मानने से मना कर दिया, है ना? और उल्टा क्या कहा? ये तो बाल्शेविक क्रांति है। क्या कह दिया? बोल्शेविक क्रांति है ना? अब फिर क्या किया ब्रिटिश सरकार ने? बोल्शेविक क्रांति कहने के बाद वहां के जो सामंत थे अनूप सिंह, इनको हटाकर अब सामंत कौन बना दिए? अमृतलाल को नए सामंत बना दिया। और एक और अधिकारी की नियुक्ति कर दी यहाँ पर बंदोबस्त अधिकारी में, किसकी? फ्रेंच की नियुक्ति कर दी। जब ये सरकार ने किया तो उधर किसान भी तो कुछ करेंगे, तो किसान फिर से इकट्ठे हुए। अब किस कहाँ पे इकट्ठे हुए? गोविंदपुरा में इकट्ठे हुए। किसके नेतृत्व में हुए? रामनारायण चौधरी के नेतृत्व में इकट्ठा हुए। अब जब वहां इकट्ठा हुए थे, इनकी सभा चल रही थी, तो ट्रेंच भाई साहब ने क्या किया? फायरिंग करवा दी। और फायरिंग में कौन मारे गए? रूपाजी व कृपाजी, दो किसान मारे गए। और उसके बाद पथिक इस किसान को आंदोलन को अपने नेतृत्व में ले लेते हैं और उनके भी हटा देते हैं। रामनारायण चौधरी को वहां से हटा देते हैं और खुद पथिक उस किसान आंदोलन को अपने नेतृत्व में ले लेते हैं। उसके बाद धीरे धीरे चलता रहता है और 1925 में सरकार इनकी मांगों को मान लेती है और समझौता हो जाता है ना? एक बार लिख लीजिए, लिखने के बाद एक बार फिर से आपको ये चीज की पूरी चीजें याद आ जाएंगी। सर हाँ, दिया दीदी को ऐड कर लो। जी बिल्कुल। क्यों मुझे दे रही है स्क्रीन? इसमें लिखिए सीधा
पेगु चित्तौड़ का ए श्रेणी का ठिकाना था। ए श्रेणी का क्या था? ठिकाना था। यहाँ के ठिकानेदार अनूप सिंह थे, जिन्हें किसान हितैषी माना जाता। कारण क्या था इसका आंदोलन का? सरकार द्वारा कर की दर बढ़ा देना। सरकार द्वारा कर की दर बढ़ा देना। इसलिए 1921 में किसान मैनाल में भैरीकुंड नामक स्थान पर इकट्ठा हुए। भाई कोई जगह होती है अब उस जगह का कोई स्पेशल जगह होता है तो उसका भी नाम लिख देते हैं। मैनाल में भैरीकुंड नामक स्थान पर इकट्ठा हुए। और आंदोलन चलाने का निर्णय लिया। और आंदोलन चलाने का निर्णय लिया।
पथिक के खेने पर रामनारायण चौधरी ने आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया। पथिक के कहने पर रामनारायण चौधरी ने आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया। रामनारायण के प्रयासों से अनूप सिंह व किसानों के साथ समझौता हो गया और बहुत से कर हटा दिए व दर कम कर दी। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने मानने से मना कर दिया। वह इसे वॉलशेविक समझौते की संज्ञा दी। यह समझौता था क्या था? वॉलशेविक समझौता था। मानने से मना कर दिया कि ये समझौता हम इसे नहीं मानेंगे और ये तो वॉलशेविक समझौता जैसा है। उन्नीस सौ तेईस में गोविंदपुरा गांव में किसानों ने
शांतिपूर्ण धरने का आयोजन किया। रुको रुको रुको, ये अभी कुछ रह गया और वो चीज तो रहेगी। ये लाइन मतलब अभी थोड़ी देर बाद लिखेंगे इसे। लिख लिया हम तो। लिख लिया? इतनी जल्दी लिखते हो क्या? मैं तो सोचता हूँ। देखिए, सर आप ब्रिटिश सरकार ने मानने से मना कर दिया, वैसे बोल्शेविक समझौता था। उसके बाद क्या करे? उसके बाद क्या किया? समझौते को मानने से मना कर दिया, तो उसके बाद क्या कहा सरकार ने? ये क्या किया? कोमल, क्या किया? वो जो वहां सब एक जगह इकट्ठे हुए थे वहां पे फायरिंग करवा दी थी अधिकारी। फायरिंग? वो अधिकारी तो आया ही नहीं अभी। अधिकारी सॉरी, कहाँ अनूप आया? सिंह को आएगा हटा तभी तो। देते। अनूप सिंह को हटा देती है ब्रिटिश गवर्नमेंट। हाँ, अनूप सिंह को हटाकर अमृतलाल को बना देती है, और साथ में एक नया बंदोबस्त अधिकारी भी बनाती है ना? फिर वो इकट्ठा होंगे और फिर वो फायरिंग होगी। सॉरी। नहीं लिखा हो किसी ने तो रोक दिया करो, बाई चांस ऐसा लगे कि मैं मिटाने वाला हूं। समझौते को मना कर दिया, वैसे क्या कह दिया? बोल्शेविक समझौता कहा। उसके बाद सरकार क्या कहती है? अनूप सिंह को हटाकर सर हाँ, वंशिका को ऐड कर दो। ऐड के लिए हाँ तो करे। वंशिका, फिर से रिक्वेस्ट भेजो। अनूप सिंह को हटाकर अमृतलाल को बनाया। वे एक बंदोबस्त अधिकारी अधिकारी के रूप में ट्रेंच को नियुक्त किया। वंशिका, 8-10 लाइन छोड़ देना बस। उन्नीस सौ तेईस में बेगू के किसानों ने गोविंदपुरा में
एक शांतिपूर्ण धरने का आयोजन किया, जिस पर फ्रेंच ने फायरिंग करवा दी तथा रूपा जी व कृपा जी किसान मारे गए। कई बार ऐसा लगता है ना कि ये नाम एक जैसे कैसे हो गए, ये क्या, ये क्यों मारे गए थे। हो सकता है भाई भाई हो, है, सेम सेम नाम होता है तो थोड़ा मिलता जुलता, कई बार दोस्त भी रख लेते और वो एक साथ बैठे हो और वो बंदूक की गोली इनके पास ही आ गई हो। कौन? अच्छा, लेडीज नाम है ये सिम ने कहा। अच्छा, किसी को ये लेडीज नाम लग रही है, रूपा जी कृपा जी? नहीं लग रही किसी को, देख ले। रूपा जी व कृपा जी किसान मारे गए। इसके बाद पथिक ने बेगू का नेतृत्व अपने हाथों में ले लिया। उन्नीस सौ पच्चीस में सरकार ने बहुत से लाग वाग हटा दिए, वह कर की दर को कम कर दिया, जिससे आंदोलन समाप्त हो गया। सफल आंदोलन समाप्त हुआ ये बहुत कम समय में।
लिख लो तब बता देना। लिख लिया क्या? यस सर। यस सर। किसी ने नहीं लिखा हो तो रोक देना। अच्छा, अब हेडिंग डालो, बूंदी किसान आंदोलन। बूंदी किसान आंदोलन मुख्य रूप से बूंदी में ये बरड नामक स्थान पर हुआ था। तो इसको ब्रैकेट में लिख लो बरड। इसको बरड किसान आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। कहाँ पे हुआ था? बूंदी में बरड नामक स्थान पर हुआ था, तो इसको बरड नाम से भी जाना जाता है, बूंदी किसान आंदोलन। अब इसकी शुरुआत कैसे हुई थी? इसकी शुरुआत कैसे हुई थी? सर्वप्रथम जब अपन देखते हैं तो बूंदी किसान आंदोलन में 1920 में डाबी किसान पंचायत का गठन किया गया था। अब ये किया किसने था? किसका गठन किया गया? सबसे पहले डाबी किसान पंचायत का गठन किया गया। शुरुआत में जब उस समय अलग अलग जगहों पर पंचायतों का गठन हो रहा था। सबसे पहले जब अपन देखते हैं कि बिजोलिया किसान आंदोलन में ऊपर माल किसान पंच बोर्ड का गठन करते हैं पति की, वैसे ही और जगह भी इसी तरह अलग अलग पंचायतों का गठन हो रहा था। तो वहां पे भी बूंदी में भी एक पंचायत बोर्ड का पंचायत का गठन किया गया। उसका नाम क्या रखा गया? डाबी किसान पंचायत। और उससे इसका गठन किया था जो अपने बिजोली वाले बाबा है साधु सीताराम दास। किसने गठन किया इसका? साधु सीताराम दास। तुमको ऐसा तो नहीं लग रहा कोई संत महात्मा हो? ये बिजोलिया के एक लाइब्रेरियन थे, बहुत अच्छे पढ़े लिखे हुए थे। तो ये अलग तरीके से थोड़े नैतिक आदमी थे। कभी अलग से इनके बारे में पढ़ेंगे अपन, है ना। तो साधु सीताराम ने इस पंचायत का गठन किया था। किसका? डाबी किसान पंचायत का गठन किया। कहाँ पे किया? बूंदी में का गठन किया। अब बूंदी में आंदोलन होने के क्या कारण थे? बूंदी में किसानों ने ऐसी क्या मांगे उठाई, या क्या उनका मेनली विरोध था? जनरली अपन जब बात करें तो सबसे पहले एक कारण तो फिक्स है, ये कर की दर, है ना। एक कारण तो ये सब जगह फिक्स है ये कि मुख्य रूप से किसके कारण हो रहे थे आंदोलन? कर की दर बढ़ा दी, या कोई एक्स्ट्रा कर लगा दिया, कोई एक्स्ट्रा भार डाल दिया जनता पर, किसानों पर, उसलिए ये आंदोलन होते थे। दूसरा, जो यहाँ के जो किसान थे मुख्य रूप से वो पशुपालक थे।
कौन थे? पशुपालक थे। और इन पशुओं के लिए आज कल ऐसा नहीं है, आज के जमाने में जो अपन देखते हैं तो जितने भी लोग पशु पालने वाले हैं तो वो एक जगह घर पे ही बांध के रखते हैं और वहीं पे ही उनको चारे की व्यवस्था सब चीज हो जाती है। लेकिन उस जमाने में जो पशुओं का जो मेन जो खाने का या जिनके चारे की व्यवस्था होती थी वो जंगल में होती थी, वो जंगल में ही चर के आते थे, वहीं पूर्ति करते थे। आज के जमाने में उस जमाने में बहुत अंतर है ना। तो पशुपालक थे जो जितने भी किसान थे वो कहाँ चरते थे? जमीन में। किसानों की जो बाहर खुली जमीन पड़ी हुई है, लेकिन सरकार तो क्या करती है? सरकार ये कोशिश करती है कि उस पूरे क्षेत्र में कितनी जमीन है उसका कैसे कैसे अलग अलग उपयोग हो। तो सरकार को ये पता था कि जो वहां के किसान है वो पशुओं पर निर्भर है और वो सब क्या करते हैं? जमीन में ही चराते हैं पशुओं को। तो इसने क्या लगा दिया इन पर चराई कर। कौन सा? चराई कर। जो पशु अपने किसानों को बाहर चराने के लिए जो सरकार की जमीन पड़ी रहती थी खाली, उस पर ले जाते थे, तो सरकार ने इस पर भी कर लगा दी। एक यहाँ का जो मुद्दा था वो था भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार अलग अलग तरीके से उस जमाने में होता था और अब भी होता है। जब अपन बात करेंगे उस जमाने में भ्रष्टाचार ऐसा यहाँ पे क्या होता होगा जो जिससे किसानों को डायरेक्टली इफेक्ट हुआ? वही टैक्स। पैसे तो यही है भ्रष्टाचार। तो कर कम लगा दी, ज्यादा वसूल लिया, कम वसूल लिया, किसी अधिकारी ने लेके सरकार को नहीं पहुंचाया, खुद के पास रख लिया। उस तरह के भ्रष्टाचारों से भी यहाँ की जनता परेशान है ना। तो ये क्या हो गए? कारण हो गए, है ना, जिसमें कर की दर पशुपालन पर चराई कर लगा दिया, और एक कारण ये भी था भ्रष्टाचार। एक वहां के किसान जो मांग कर रहे थे उसमें एक ये भी थी न्यायपालिका। अब सोचो ये न्यायपालिका अलग से कहां से आ गई? उसमें सरकार सुधार कर रही थी, छोटे लेवल पर, तहसील लेवल पर छोटे छोटे न्यायालयों की स्थापना कर रही थी। लेकिन किसान वहां के ये चाहते थे कि हमें हमें हमारे डिसीजन हम ही लेंगे। हमारे डिसीजन लेने वाली न्यायपालिका कौन होती है? सरकार इस चीज में क्यों इंटरफेयर कर रही है? जो हमारे डिसीजन उस जमाने में तो आपको पता है कि कोई भी केस हो जाए, लड़ाई हो जाए या कुछ भी ऐसी स्थिति पैदा हो जाए, उसको कैसे सुलझाते थे? गांव के लोग पंच पटेल बैठकर उस चीज को सुलझाते थे। उसमें क्या आ गया? न्यायालय आ गया। तो इस बात से भी किसान गुस्सा थे कि ये भी क्यों आया, ये चीजें भी नहीं होनी चाहिए थी। कर की दर, पशुपालन, भ्रष्टाचार और न्यायपालिका, मुख्य रूप से तीन चार रीजन थे। जो भ्रष्टाचार की बात की गई है इसमें वो इसी आंदोलन में बात की गई है। आप देखोगे जितने भी आंदोलनों में भ्रष्टाचार, कर की दर मुख्य रूप से होगी बस, पर यहाँ पर किसकी बात की गई है अलग से? भ्रष्टाचार की बात की। और यहाँ के महाराजा थे बहादुर सिंह। ये कौन थे? आगे महाराजा बूंदी के। कौन थे? बूंदी के महाराजा थे। अभी तक आपने तीन चार बातें देखी। देखो 1920 में सबसे पहले डाबी किसान पंचायत का गठन होता है। कौन करते हैं? साधु सीताराम दास। यहाँ आंदोलन के क्या कारण थे? कर की दर, पशुपालन पर कर लगा लेना, भ्रष्टाचार और न्यायपालिका, ये मुख्य रूप से कारण थे। अभी तक आंदोलन स्टार्ट नहीं हुआ था। ये अपन ये देख रहे हैं कारण ये है। और 1920 में एक डाबी किसान पंचायत बोर्ड का गठन कर दिया, जैसे बिचौलिया में उपरमाल किसान पंचायत बोर्ड का गठन हुआ था। अब लोग जा भाई, जैसे अपने आस पड़ोस में कोई चीज सुधार होता है तो अपन भी उसको अपनाने की कोशिश करते हैं। तो साधु सीताराम दास यहाँ के किसान जो गरीब थे, पशुपालक पर निर्भर थे, तो साधु सीताराम दास ने यहाँ के लोगों को इकट्ठा करके एक पंचायत बोर्ड बना दिया, जिससे कल कोई बात होगी तो इकट्ठा होकर मजबूती से बात तो रखेंगे। पहले नहीं, सीधा पहले तो क्या हुआ, सीधा इकट्ठा हुए और सीधा महाराणा के पास लोग भेज दिए शिकायत करने। अब ये बात समझ आ गई, ऐसी शिकायत विकायत से कुछ नहीं होगा। हमको एक ऑर्गेनाइज तरीके से यदि आंदोलन करेंगे तो ही कुछ होगा। तो सबसे पहले 1920 में साधु सीताराम दास यहाँ पर एक पंचायत का गठन करते हैं। तब तक कुछ नहीं। उसका जो मुख्य रूप से जो आंदोलन की बात करते हैं वो 1922 में स्टार्ट होता है। कब होता है? 1922 में आंदोलन स्टार्ट होता है। जब ये सारी समस्याएं वहां पर पैदा हो गई थी या हो रही थी, तो वहां के सारे किसान इकट्ठा होते, और इकट्ठा होते लंबा खू जगह पर।
कहां पर इकट्ठा होते हैं? लंबा खो पर सारे किसान इकट्ठा होते हैं। और लंबा खो कहाँ है? डाबी में, है ना। लंबा खो में सारे किसान इकट्ठा हुए थे, बातें कर रहे थे। जैसा भी सारे जितने किसान आंदोलन पढ़ेंगे तो भाई अपनी पहले तो कारण आएंगे, क्यों है, कैसा क्यों हो रहा है, कौन किसके कारण मजबूरी है और इसके सुधार क्यों नहीं हो रहे, सामने कौन है, किसका विरोध करना है, ये सब चीजों पर चर्चा करने के लिए इकट्ठा ही तो होते। तो वैसे यहाँ पे भी इकट्ठा हुए थे। लेकिन साहब यहाँ पर जो उस समय पुलिस अधिकारी था इकराम हुसैन, उसने क्या करवा दी? फायरिंग। लंबा खो में डावी में किसान क्या हुए थे? इकट्ठा। किसान सभा हो रही थी, यूं लिख। और इस किसान सभा पर क्या करवा देते हैं? फायरिंग करवा देते हैं। कौन करवा देते हैं? इकराम हुसैन। भाई चाहे वो राजा ने इशारा दिया हो, चाहे वहां के ठिकानेदार ने इशारा दिया हो, चाहे किसी ने इशारा दिया हो, उनके इशारे पर, बिना इशारे तो कुछ होती नहीं है। तो फायरिंग होगी और इस फायरिंग से नानक भील, देवीलाल गुर्जर, मारे जाते हैं। कौन कौन? नानक भील व देवीलाल गुर्जर मारे जाते हैं। नानक भील उस समय एक तरीके से बहुत अच्छे, जैसे कोई भी आंदोलन होता है तो उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि कुछ तो मनोरंजन की चीजें भी होती हैं, कुछ इधर उधर की बातें भी होती हैं, सब तरह की चीजें होती है ना। तो जब ये आंदोलन सभा चल रही थी तो नानक भील जब फायरिंग करते समय ये क्या कर रहे थे? गीत गा रहे थे। और ये गीत गा रहे थे झंडा गीत। कौन सा गीत गा रहे थे? झंडा गीत गा रहे थे। तो ये भी याद रखना है कि झंडा गीत किसने गाया था? नानक भील ने, है ना। झंडा गीत गा रहे थे और उसी समय इकराम हुसैन की फायरिंग में दोनों मारे जाते हैं। कौन कौन? नानक भील व देवीलाल गुर्जर। उसके बाद मानिक लाल वर्मा, इनकी याद में गीत गाते हैं अर्जी। कौन से गीत गाते हैं? अर्जी, है ना। फिर एक बार फिर से मैं आपको इस चीज को रिवाइज करा देता हूँ थोड़ा सा। बूंदी किसान आंदोलन बूंदी में हुआ, जिसको जो जगह थी मुख्य रूप से बरड़ थी। सबसे पहले यहाँ पर 1920 में डाबी किसान पंचायत बोर्ड का गठन होता है, किसान पंचायत का गठन होता है। वो कौन करते हैं? साधु सीताराम दास उस पंचायत का गठन करते हैं या एक संगठन का गठन करते हैं। उसके बाद ये आंदोलन क्यों हुआ, इसके कारणों पर जाए तो उसमें मुख्य कारण ये निकल के आते हैं: कर की दर, पशुपालकों पर अलग से कर लगा दिया, भ्रष्टाचार और वहां की न्यायपालिका की व्यवस्था। इन सब के कारण वहां के जो किसान थे उनको ये सब चीजें मंजूर नहीं थी या पच नहीं रही थी, इसलिए ये किसान आंदोलन हुआ। सबसे पहले 1922 में लंबाखो डाबी नामक किसान सभा हो रही थी, वहां पर इकट्ठा हुए थे। जब किसान इकट्ठा हुए तो वहां पर इकराम हुसैन ने क्या करवा दी? फायरिंग। और फायरिंग में कौन मारे गए? नानक भील व देवीलाल गुर्जर, दो मारे। नानक भील उस समय कौन सा गीत गा रहे थे? झंडा गीत गा रहे थे, है ना। उसके बाद मानिक लाल वर्मा ने इनकी याद में कौन सा गीत गाया? अर्जी गीत। कौन सा गीत गाया? अर्जी गीत गाया, है ना। इसमें मुख्य रूप से जो अपन नेता करेंगे कि ये पूरा जो किसान सभा हो रही थी, ये सब चीज, इनमें जो मुख्य रूप से जो नेतृत्व कर रहे थे, नेता कौन थे इसके, ये तो देखो पहले। वो थे नैनूराम शर्मा। कौन थे? पंडित नैनूराम शर्मा। इसमें जो इस आंदोलन हो रहा था इसका क्या कर रहे थे? नेतृत्व। उसके अलावा भी और भी जो नेता थे वो थे नारायण सिंह, मोहनलाल, एक और आता है कि उसी समय जब ये आंदोलन चल रहा था तो कुछ गिरफ्तारी हुई थी, उसमें उसका इनका नाम आता है प्रज्ञा चच्छू का।
तो ये मुख्य रूप से ये नाम थे जो नेतृत्व कर रहे थे इस आंदोलन का, पंडित नैनूराम शर्मा, नारायण सिंह और भंवरलाल। यह आंदोलन चलता रहा धीरे धीरे, पर इसमें ऐसी कोई प्रोग्रेस ज्यादा हुई थी। बस लोग मुद्दा उठाते रहे, इकट्ठा होते रहे, बातें बनते रही। इसमें सबसे जो मुख्य कारण था, जो सफल नहीं हुआ ये आंदोलन, उसमें मुख्य कारण था कि इसका नेतृत्व अच्छा नहीं हुआ। जब आप देखोगे 1925 के आसपास 27 में विजय सिंह पथिक बिजौलिया से अलग हो जाते हैं, बेगू से अलग हो जाते हैं, और जो राजस्थान सेवा संघ इन सभी आंदोलन को कहीं पीछे से सपोर्ट कर रहा था या उसकी हाथ था इन सब पे, वो बिखर जाता है। चाहे पथिक हो, चाहे राम नारायण चौधरी हो, चाहे पंडित नैनूराम शर्मा हो, इन सबके बीच थोड़ी बहुत आपस में मतभेद हो जाते हैं, और इस मतभेद के कारण ये आंदोलन असफल रहता है। हालांकि अब इसका एक छोटा सा फेज और पढ़ेंगे, इसको पढ़ने के बाद 1936 में हिंडौली में एक फेज और इसका पढ़ेंगे, हिंडौली में 1936 में यही फिर से थोड़ा सा इन्हीं मुद्दों को लेकर वहीं पे फिर से स्टार्ट होता है। लेकिन ये आंदोलन पूर्ण रूप से उतना सफल नहीं हुआ जितना बेगू का आंदोलन सफल हुआ था या बिचौलिया किसान आंदोलन सफल हुआ था। इसको कोई ऐसी खास सफलता नहीं मिली थी। घर चले जा और वो देख के ले आ, है ना। मैं एक बार फिर से इस बात को रिविजन करा देता हूँ। 1920 में डाबी किसान पंचायत बोर्ड का गठन करते हैं। कौन करते हैं? साधु सीताराम दास। उनके मुख्य रूप से क्या कारण थे आंदोलन के? कर की दर, पशुपालन और भ्रष्टाचार और न्यायपालिका। उसके बाद सारे किसान 1922 में लंबाको डाबी में एकत्रित होते हैं, किसान सभा करते हैं, लेकिन उसमें इकराम हुसैन क्या करवा देते हैं? फायरिंग। और उस फायरिंग में कौन कौन मारे जाते हैं? नानक भील, देवीलाल। फिर उनकी याद में माणिकलाल वर्मा गीत गाते हैं, अर्जी गीत। और नानक भील जब फायरिंग में मारे गए थे उस समय गीत गा रहे थे, झंडा गीत। दो बातें और इस आंदोलन की मुख्य रूप से हैं। इसमें मुख्य थे गुर्जर जाति के किसान थे। इसमें मुख्य थे कौन थे? गुर्जर जाति के किसान थे। दूसरी बात, इस आंदोलन में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया था। इस आंदोलन में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया था। तो ये इस आंदोलन की छोटी सी कहानी है। अब इसमें कुछ पूछना होता है एक बार फिर से पूछ सकते हैं आप, मैं एक बार और करा दूंगा बाकी। इकराम हुसैन कौन था? इकराम हुसैन जो वहां का पुलिस अधिकारी था, ये मैंने आपको बताया ना, भाई किसी के तो इशारे पर या किसी कोई सामंत का या वहां के राजा का या किसी का सब ब्रिटिश सरकार में इशारा होगा। भाई सबसे जो सरकार थी या जो चाहे वो राजा थे या ठिकानेदार था या ब्रिटिश सरकार थी, वो क्या चाहती थी? कोई आंदोलन नहीं हो। आज भी सरकार ये चाहती है कि उनके विरुद्ध कोई आंदोलन नहीं हो, कोई आवाज नहीं उठाए। तो उसको कैसे रोकने के लिए कोशिश करती है? चाहे इनको लगा होगा खुद की मन से, उस समय आपको पता है छोटी मोटी जगह जब पुलिस अधिकारी होता है कुछ चीजें तो अपने मन से भी कर देता है ना। तो ये क्या कर देते? फायरिंग कर देते। फायरिंग में नानक भील और देवीलाल की मृत्यु हो जाती है। मैं एक बार फिर से इस चीज को बता रहा हूँ, बूंदी किसान आंदोलन मुख्य रूप से बरड़ में हुआ। बरड़ भी के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहले स्टार्ट कैसे होता है? 1920 में डाबी किसान पंचायत का गठन होता है। और इस किसान पंचायत का गठन कौन करते हैं? साधु सीताराम डाबी किसान पंचायत का गठन करते हैं। इसके आंदोलन के मुख्य कारण क्या थे? कर की दर, पशुपालन, भ्रष्टाचार और न्यायपालिका। ये मुख्य कारण थे। मुख्य रूप से जब ये आंदोलन स्टार्ट होता, शुरुआत में जब अपन देखो पंचायत बोर्ड का गठन हो गया और ये सब कारण थे, लेकिन किसान इकट्ठा होने में, प्लानिंग करने में, कोई आगे आकर चीजें करे तभी तो चीजें होती है। बगल में बेगू और बिजौली आंदोलन चल रहे थे, उनकी भी कुछ छाप पड़ रही थी, सुनाई तो देते ही है। और उस समय एक खास बात थी कि पूरे देश में एक अलग तरह का क्रांति थी, स्वतंत्र आंदोलन की क्रांति थी, लोग जागृत हो रहे थे।
तो उसी तरीके से 1922 में यहाँ के किसान भी इकट्ठा होते हैं। कहाँ पे इकट्ठा होते हैं? लंबा खो डाबी नामक स्थान पर इकट्ठा होते हैं। लंबा खो डाबी में किसान इकट्ठा होते हैं, लेकिन इकराम हुसैन उन इकट्ठा हुए किसानों पर क्या कर देते हैं? फायरिंग कर देते हैं। और फायरिंग में कौन मारे जाते हैं? नानक भील और देवीलाल इस फायरिंग में मारे जाते हैं। नानक भील उस समय झंडा गीत गा रहे थे। क्या गा रहे थे? झंडा गीत गा रहे थे। भाई नाम से पता चल रहा है झंडा गीत स्वतंत्रता का जैसा माहौल होगा, क्रांतिकारी माहौल होगा। तो नानक भील कौन सा गीत गा रहे थे? झंडा गीत। इनके मरने के बाद मानिकलाल इनकी याद में अर्जी गीत गाते। इसमें मुख्य रूप से एक जाति विशेष का ही ज्यादा योगदान था, जिसमें गुर्जर किसान थे। दूसरी बात इसमें इंपॉर्टेंट है, इसमें मुख्य रूप से महिलाओं ने भी भाग लिया था, है ना। तो अब इसमें कुछ पूछना हो तो आप बताओ। वहां का सामंत कौन था? क्या? सामंत कौन था? सामंत कौन था यहाँ का? एक चीज और मैं आपको बता देता हूं। यहाँ का सामंत मेरे याद नहीं रहा या मेरा ध्यान नहीं है ना। तो मैं देख के बता दूंगा, या मैंने पढ़ा भी नहीं, मैं शायद हो सकता है कि मैं सीधा पढ़ता गया हूँ, मेरा ध्यान नहीं गया। पर ये तुम्हारा सही क्वेश्चन है, मैं इसे देख लूंगा, है ना। कोई कोई तुको सामंत होगा ही। हाँ, राजा उस समय यहाँ के जो थे बहादुर सिंह थे, बूंदी के, है ना। या फिर ऐसा हो सकता है कि इसलिए नाम नहीं दे रखा हो, या मेरा ध्यान नहीं, इसलिए मेरा तो ध्यान इसलिए नहीं गया क्योंकि जब मैंने, भाई मैं भी तो कहीं से पढ़ता ही हूँ ना, पढ़ी हुई है। ये सीधा बूंदी का अधीन आता हूँ। तो कुछ जमीन बूंदी के महाराजा के भी तो अधीन आती है सीधी, आती है नहीं। मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि जैसे पूरे राज्य की जमीन होती थी, पूरे रियासत की, मानो आपके जयपुर रियासत की पूरी जमीन थी, अब उसका ज्यादातर भाग किस में बांट दिया था? सामंतों को बांट देते थे। लेकिन कुछ जमीन ऐसी भी तो होती थी जो डायरेक्ट राजा के अधीन आती थी। यस या नो? नहीं पता? वंशिका, हाँ। डायरेक्ट राजा के अधीन आती थी या नहीं, इस बारे में कुछ पता है क्या? नहीं। नहीं पता? मैं आपको बता दूं, मैं आपको इस बात को सुनने की कोशिश करो पहले, कि मान लो पूरे जयपुर रियासत की जमीन है, वो सामंतों में बटी होती थी, और सामंतों में बंटने के अलावा कुछ जमीन डायरेक्ट राजा के अधीन आती थी। उसका डायरेक्ट प्रशासन राजा के जो प्रशासनिक अधिकारी थे वो ही करते थे, है ना। तो यहाँ के राजा बहादुर सिंह थे। मैंने नहीं देखा, इस बार में गौर भी नहीं किया कि ये राजा के अधीन थी डायरेक्ट या ऐसे, है ना। तो मैं ये चीज तो मैं आपको क्लियर कर दूंगा, है ना। पर हाँ, यहाँ ज्यादा सीधी जो डील होती देखी मैंने, सीधे इस बहादुर सिंह के साथ ही होती देखी। इसके अलावा और कुछ? कोमल, यस सर। कैसे खोए खोए से लग रहे हो, पूछ नहीं रहे? क्या पूछूं सर? कुछ आया नहीं आया फिर से बताओ, ऐसे बोलो। सर पूछने से पहले तो आप दोबारा बता दिएगा। अच्छा, तो आ गया या नहीं आया ये बता दो तो। आ गया। एक बार लिखोगे तो फिर से और पूछ लेना, है ना। अच्छा, कल मैंने कुछ बातें बोली थी, उनमें के बारे में किसी ने ध्यान दिया? आज शायद दिया नहीं जुड़ी ना। हो सर मैं। अच्छा, है हो क्या आप? क्या कोई अब बता सकता है मानिकलाल वर्मा ने कौन सा गीत गाया पंचीड़ा। इसमें? इसमें अर्जी। अर्जी किसकी याद में?
नैनक भील। नानक भील की याद में अर्जी गीत गाया था। नानक भील कौन सा गीत गा रहे थे? झंडा। झंडा गीत। और किसने फायरिंग करवाई? इकराम हुसैन ने। और यहाँ के राजा कौन थे? फतेह सिंह नहीं, बहादुर सिंह। बहादुर सिंह। कौन से बोर्ड की गठन किया यहाँ पर? बूंदी किसान। डाबी किसान पंचायत का। हाँ, एक चीज मैंने शायद आपको नहीं बताई इसमें, इसके जो अध्यक्ष बनाए डाबी किसान पंचायत के, ऐसे परमाल किसान पंचायत के अध्यक्ष कौन, सरपंच कौन बनाए थे? मुन्ना जी पटेल। मन्ना पटेल है ना। और इनके जो बनाए थे वो बनाए थे हल्ला भड़क। हल्ला भड़क है ना। एक दूसरी बात ये बताओ कि सीईटी का पेपर खोल के देखा किसी ने? देखा तो क्या लगा उसे देखकर? उसमें ना तो आमेर मिला, ना मारवाड़ मिला, ना मेवाड़ मिला, ना ये आंदोलन मिला। उसमें मिली आपको 1857 की क्रांति कब मिला? 5 ही खोली थी मैंने, तो एक खोली ही नहीं। अच्छा, और भारत राजस्थान का एकीकरण मिला। है ना। तो उसमें क्या है कि मॉडर्न हिस्ट्री से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वैसे तो। दूसरी चीज उसमें जो पूछी गई थी लास्ट ईयर में, उसमें सबसे ज्यादा राजस्थान ज्योग्राफी पूछी गई, जैसा आपने नोटिस किया हो तो। यस या नो? राजस्थान ज्योग्राफी सबसे ज्यादा पूछी गई थी, उसके अलावा राजस्थान पॉलिटी ज्यादा पूछी थी। करंट के क्वेश्चन मिले? हाँ, और रीजनिंग भी मिली, मैथ भी मिली, मैथ तो साइंस है। भी। अच्छा, रीजनिंग के कितने सवाल थे? 15, 20, 30। चलो भाई साहब, फिर तो आपने देखा ही नहीं पेपर। देखा है हमने, पूरे कॉलेज में हमने आज यही किया है बैठ के, जब हमने तभी खोल ली थी हम लोगों ने। फिर थाने तो बैठ देखो, के। इसे लिखाने से पहले मुझे आपका दोनों का ये क्लियर करना पड़ेगा। आज हमारी क्लास रीजनिंग में किए थे। क्या? आज हमने क्लास में बैठे बैठे यही सॉल्व किए हैं, और कुछ ही नहीं किया। अच्छी बात है ना। तो देखो, रीजनिंग में लगभग मुझे मिले जो पहले पेपर में 7 क्वेश्चन मिले थे। कितने क्वेश्चन? 7। मैथ के मैंने काउंट नहीं किए, पर मेरा आइडिया है इन दोनों से 15 के आसपास कोई नहीं। मैक्सिमम दोनों से, मैथ और रीजनिंग से 15 से 20 से ज्यादा नहीं होंगे। ये आइडिया ही नहीं, गारंटी है इस बात की। पर फिर भी अभी अपन इस बात को क्लियर कर लेते हैं। आप सबके पास है ना पेपर? अभी इसको लिखा देंगे, पर ये भी अपने लिए जरूरी है थोड़ा सा, है ना। तो क्योंकि उस चीज का एक बार आइडिया तो हो अपने पास में, है नहीं? अरे सारे यस नो दिया करो। तो सबसे पहले जो ऊपर ही ऊपर का है 1 नंबर का पेपर, उसे खोलो। और मैथ के कितने थे? 14 है ना। आपने बताया मैथ के 14, मैं रीजनिंग के 7 बता रहा हूं, है ना। ले दे के 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे कर लो, ये इन दोनों का रेशो जो होगा वो 20 के आसपास ही रहेगा, मैथ का और रीजनिंग का। अभी वंशिका 30 कैसे काउंट किए थे आपने, कोई बताएगा? 24 तो वैसे ही हो गए। 20 और प्लस 14, सॉरी 10 प्लस 14, तो 24 तो वैसे ही हो रहा है। रुको रुको रुको, 14 किसके क्वेश्चन है? मैथ की 14 क्वेश्चन, मैथ के 14 और रीजनिंग के 10 क्वेश्चन। बेटा फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, ये 10 नहीं है। मैं, आप इसको खूब देख लेना, ये मैं खूब कह सकता हूँ कि 8 क्वेश्चन है, या खूब करके 9 क्वेश्चन मान सकते हैं इनको। मैथ के 16 है ना कि 14 वंशी का। चलो ठीक है, मैं आपकी बात से थोड़ा सा एग्री कर लेता हूँ, है ना, कि आप 16, 9, 10
ऐसे मान लो, 20 की जगह आप 25 मान लो, है ना। 25 में से आप यदि बिना तैयारी के खुद से करोगे तो 5 से 6 आपने कुछ भी नहीं आता फिर भी सही कर लोगे, बेसिक वाले क्वेश्चन मैं बता रहा हूं। फिर भी मैं ये नहीं कह रहा रीजनिंग छोड़ने की जगह रीजनिंग बिल्कुल करनी है, क्योंकि ये जो 8-9 क्वेश्चन है ये बहुत ही आसानी से क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। जितना 8-9 क्वेश्चन पढ़ने के लिए जीके पढ़नी पड़ेगी उससे माना आधा ही पढ़नी पड़ेगी। और ये मान के चलो 15 से 20 दिन यदि तुमने रीजनिंग की बेसिक एक एक दो क्लास ले ली तो ये, अब देखो प्रैक्टिस तुम पे डिपेंड करती है तुम किसके लिए कितना टाइम देते हो करते हो। पर ये फिर मैं आपको बता रहा हूँ इस सीईटी के एग्जाम में बेसिक चीजें पूछी जाती हैं। चाहे आप अभी मैं आपको बताऊंगा कुछ भी नहीं पढ़ा, आप गाइड लेके आए, आपने बीएसटीसी एसटीसी के लिए आप पढ़ते हो और उसके लिए तैयारी की और आपने खाली नियम पढ़ के मैथ के और रीजनिंग के क्वेश्चन कर लिए तो आधे क्वेश्चन उधर से भी होने के संभावना होती है। हाँ, मैथ की जब मैं बात करता हूँ कुछ जगह, अब जो मैं 5-6 पेपर है उनका भी मैं आपको एनालिसिस बता देता हूँ। सब पेपरों का जब तुम एनालिसिस करोगे ईमानदारी से, कुछ क्वेश्चन किसी को लग रहा है कि एक ज्यादा है कम है, पर मैं आपको एवरेज बता रहा हूँ कि सबका जो गवर्नमेंट या इसका जो पेपर का पैटर्न है वो एवरेज 20 क्वेश्चन का है। आप उसको 22 लेके चल लो, 24 लेके चल लो, 25 लेके चल लो, पर वो एवरेज उसका 20 ही बैठेगा। जो 6 पेपर हुए थे, अब इसमें किसी में पेपर में 2 क्वेश्चन ज्यादा दे दिए, कुछ में 2 कम दे दिए बस, है ना। तो लेकिन अपने पास कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको अपन नहीं कर सकते, जिसमें मैथ में अपन 4 से 5 टॉपिक कर सकते हैं बस, कम से, क्योंकि मैथ को करने के लिए पूरा 1 साल चाहिए। आप मैथ के बारे में ये तो पहले से जानते हो या आप उसको पूरी तरह से 1 साल दे सको, क्योंकि ज्योमेट्री के ट्रिग्नोमेट्री के जो क्वेश्चन पूछ रखे हैं चाहे वो 1-1 2-2 क्वेश्चन ही है, अब 1-2 क्वेश्चन के लिए पूरी ज्योमेट्री ट्रिग्नोमेट्री वो करना थोड़ा इतना आसान नहीं होता। दूसरी चीज, अपन को ये हमको मेरिट में नहीं आना, ये एग्जाम कौन सा है, क्वालिफाई है, ये एग्जाम क्वालिफाई बेस पे है, मेरिट में नहीं आना। अभी 60% की चर्चाएं सुन रहे थे, चल रही थी, पर ऐसा कोई अभी अस्तित्व में नहीं है कि 60% करेगी सरकार या 50% करेगी या 40 रहेगी। अभी का जो पैटर्न है, अभी का सिनेरियो है, उसमें तो 40% ही है और जिसमें कोई नेगेटिव भी नहीं है। पहले जो एग्जाम हुआ था 2024 से जो पिछला एग्जाम हुआ था उसमें भी 40%, उसमें 15 गुना थे नेगेटिव, उसमें भी नहीं था। खैर अपन को अपनी तैयारी को सिर्फ थोड़ा सा सीमित नहीं करके थोड़ा सा बड़ा करना है और राजस्थान जीके के साथ साथ अपन किस किस सब्जेक्ट को आप 6 पेपर है, थोड़ा सा ईमानदारी से कोशिश करना। यदि आपको ऐसा लगे कि राजस्थान जीके कम आ रही है और कोई ज्यादा आ रही है तो एक साइड तो लिखना सब्जेक्ट और दूसरी साइड उसके क्वेश्चन नंबर लिखते जाना कि ये क्वेश्चन इसी सब्जेक्ट के हैं, है ना। तो थोड़ा सा एनालिसिस कर लेना, यदि आपको और आप नहीं कर सकते तो मुझे बता देना, मैं आपको बता दूंगा। अब तो सही है ना। वंशिका, कोमल, किसी को कुछ कहना है इस बात पे? सोनू, नो सर। नो सर। मैं फिर से बता दूं 30 क्वेश्चन नहीं आ सकते, 30 क्वेश्चन ना किसी में आए ना आ सकते, 150 क्वेश्चन आते हैं। सेम पैटर्न मैं आपको बता देता हूँ, आरएस का भी रहता है लगभग लगभग सेम से। उसमें एक उल्टी हिंदी और इंग्लिश नहीं है, ये और नहीं है उसमें, तो प्री में यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश है। इनके भी आप देखोगे तो 10 से 10 क्वेश्चन मिलेंगे आसपास आपको, हिंदी इंग्लिश कंप्यूटर, इनके 10-10 के आसपास क्वेश्चन मिलेंगे। पर अपने जो मैथ रीजनिंग है इसका 30 नहीं, खूब करके इसके 25 तक, ठीक है बोर्ड है कई बार ऊपर नीचे 2-4 क्वेश्चन कर देती है, 25 तक पहुंच जाएगा और 25 से ऊपर नहीं है, जिसमें 15 क्वेश्चन 14 क्वेश्चन मैथ के पूछ रखे हैं। मैथ का वैसे इनका रेशो यही है कि 10 क्वेश्चन मैथ के 10 क्वेश्चन रीजनिंग के। फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी आपकी रीजनिंग की, मैं आपको बोल चुका कि रीजनिंग करा दी जाएगी
और जितने भी टॉपिक है, अब वो बात है आप 20 टॉपिक 25 टॉपिक सारे करो या फिर सीईटी के हिसाब से करो। सीईटी में इतने सारे टॉपिक होते हैं, सबसे तो क्वेश्चन पूछना पॉसिबल नहीं होता। किसी से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा और किसी से नहीं पूछा जाएगा। पर जिनकी संभावना है, जो लास्ट ईयर में जिनसे बेसिकली क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, तो उनको तो अपन अच्छे से कर ही लेंगे, है ना। बाकी रीजनिंग पूरी कर लेंगे, बार बार झंझट ही खत्म। और एक बार रीजनिंग कर ली ना, सच में मुझे इसलिए ध्यान नहीं था क्योंकि शायद एक दो साल पुरानी हो गई, और फिर ऐसे छोटे पेपरों के लिए माइंड में भी इतना ज्यादा फोकस नहीं जाता कि इसके लिए कोई पढ़ना है, पढ़ के देना है। सर हाँ बीएसटीसी में तो 50 आते हैं। हाँ, बीएसटीसी में अच्छे खासे रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं। मुझे एग्जैक्ट तो नहीं पता, पर अच्छे खासे बीएसटीसी में क्वेश्चन आते हैं। तो बी हम जैसे क्या करें, तुक्के मार के आएंगे क्या? नहीं 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 नहीं, तो बीएसटीसी में तो ये मानो आपने यदि रीजनिंग कर ली ना, उसके बाद तो रीजनिंग और राजस्थान जी के, उसके अलावा तो और तो कितने कितने से। खैर अपन यहीं आ जाते हैं वापस। ना ऐसे कैसे कर दूंगी सपनों में। बोल मैं रही हूँ सुबह ले लो रीजनिंग की। अब अच्छा ये बताओ, रीजनिंग तुम करना कब से चाहते हो, कल से ही कर लो, और टाइम? सुबह का। मैं नहीं कराऊंगा, मैं आपको बता दूं, कोई और कराएगा आपको रीजनिंग। अब वो जो भी कराए वो आपकी हेडक है, हमें क्या। क्योंकि सब सब्जेक्ट में मैं एक्सपर्ट नहीं हो सकता ना। मैं आपको करा सकता हूँ जो अच्छे से, उन्हीं को कराऊंगा, जिसमें एक तो देखो राजस्थान जी के कंप्लीट, एक आपको जरूरत के हिसाब से इकोनॉमिक्स, करंट और इंडिया पॉलिटी। फिर ज्योग्राफी। इंडिया की, राजस्थान इंडिया सारी है वो तो। राजस्थान में तो ये आ गए ना सब कुछ। राजस्थान जीके का मतलब कोई एक से लिए है ना। इंडिया के पार्ट में मैं पॉलिटी को ज्यादा प्रायोरिटी रखता हूँ। इंडिया ज्योग्राफी करा सकता हूँ, पर मैं चाहूंगा किसी और से करवाना इंडिया ज्योग्राफी। और सेकंड, इंडिया ज्योग्राफी के अलावा हिस्ट्री। अब मैं आपको बताऊं, ये बड़े सब्जेक्ट है। तो इंडिया की ज्योग्राफी की बात करेंगे तो अपन को फिजिकल ज्योग्राफी की बात करनी पड़ेगी, वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करनी पड़ेगी, और इन टॉपिक्स को करने के लिए बहुत लंबा टाइम चाहिए, है ना। और अपने लिए अभी लिमिटेड टाइम है। और हिंदी इंग्लिश ये तो अच्छा, चलो ये तो आप मैथ रीजनिंग आपने कभी मतलब पढ़ी नहीं, कम पढ़ी है मान लिया मैंने, पर हिंदी इंग्लिश तो आप खूब पढ़ रहे हो ना। हाँ तो वो उसके लिए थोड़ा बोले हम आपको, मतलब हम कॉलेज में पढ़ लेंगे। नहीं, हिंदी इंग्लिश नहीं बोले, पर मैं आपको एक चीज बता दूं, हिंदी इंग्लिश पर आप स्पेशल थोड़ा सा ध्यान देना। और मैं आपको एक छोटी सी 9 to 12 की एक बुक आती है एनसीईआरटी की, बस इसे पढ़ लेना, बहुत सफिशिएंट है। सीईटी के लिए सफिशिएंट है, बीएसटीसी बीएड इन सब छोटे मोटे एग्जाम के लिए बहुत सफिशिएंट बुक है, छोटी सी, जिसमें आपको बेसिक संधि वगैरह और ये सब चीज हो जाएंगी। 9th to 12th एनसीईआरटी की आती है, राजस्थान सरकार की। 9 से 12 तक की सबको मिलाकर एक बुक आती है ना। हिंदी के लिए तो उसे पढ़ लेना बस। कंप्यूटर में भी आपका सबका हाथ कमजोर है शायद। कंप्यूटर किसको आता है अच्छे से? वंशी का आता है? COM ही आता है, PUTER नहीं आता। वो पेन चल गया, अब उसको तो पहले बताते ऐसे नहीं बोल रही, तो। कंप्यूटर में COM ही आता है, मतलब आधा ही आता है, आधा गायब है। आधा गायब है। कंप्यूटर भी आपको देखो, बेसिक बेसिक जितने एग्जाम है सब में पूछा ही जाएगा, और बहुत सारे आजकल यही है कि कंप्यूटर बहुत सारे एग्जाम में पूछा ही जाता है, चाहे आप राजस्थान पुलिस लो, चाहे बहुत सारे एग्जाम लो। तो हिंदी, कंप्यूटर, ये तो आज बेसिक सब्जेक्ट है। खैर, रीजनिंग है, पर रीजनिंग के बराबर उतने इंपॉर्टेंट जितने आपको अब लगे रीजनिंग है, उतनी हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, कंप्यूटर भी है। अभी इधर लिख लेते हैं,
दिया आपको आता है कंप्यूटर? पूरा नहीं आता सर। पूरा नहीं आता, जितना आता है वो थोड़ा बहुत आता होगा ना, तो एक दो बुक पढ़ लेना बस, ज्यादा नहीं। चाहे तो आप दिशा निकाल लेना कंप्यूटर की, या फिर जो सबसे आसान आती है, देखो सबसे शॉर्ट में पढ़नी हो तो लूसेंट आती है एक तो कंप्यूटर की, बहुत छोटी सी बुक आती है, सबसे आसान है इसे पढ़ना और याद करना। इसके अलावा जो बुक आती है दक्ष की, गाइड रूप में आती है, पूरी कंप्यूटर की है, बहुत अच्छी खासी डीप में। पर मैं एक बात और आपको सबको फिर से याद दिला दूं, किताबों को जखीरा मत बढ़ाना जब तक आपको लगे कि आप उस वक्त को नहीं पढ़ सकते या अभी आपके पास उसके लिए टाइम नहीं है। तो सिर्फ किताब लाने से रखने से कोई मतलब नहीं होता, वजन बढ़ता है इससे, रिजल्ट नहीं निकलते, है ना? अब कल से लोग क्या नहीं क्या? रीजनिंग की क्लास। देखो मैं उनसे सच पूछो तो मैं उनसे 2 दिन से मैं कांटेक्ट करना भूल गया, उससे पहले उनसे बात हुई थी, फिर वो बोल रहे थे हाँ बता देना, पर मैं 2 दिन से उनसे बात करना भूल गया। हाँ तो आज कर लेना, कल का टाइम है आपके पास। 1 तारीख का संडे है, अच्छा, फिर 2 तारीख करंट की भी होली करनी है है। संडे को अपन को? तभी तो बोल रही हूँ, फिर 2 तारीख की होली है, फिर 3 तारीख को लोगे, फिर 4 तारीख की ठंडी है, सब लोग गायब हो जाएंगे। 3 और 4 की छुट्टी रहेगी। तभी तो बोल रही हूँ, आप भी तो खेलोगे ही ना, आप थोड़ा छोड़ोगे। मैं तो होली तो 2 वृंदावन तारीख जाऊंगा अगस्त 1920 में। कर दी ना। साधु सीताराम दास द्वारा डावी किसान पंचायत का गठन किया गया। इसके अध्यक्ष हल्ला भड़क को बनाया। उन्नीस सौ बाईस में आंदोलन आरंभ हुआ। कारण क्या थे आंदोलन के? कर की दर बढ़ना, न्याय व्यवस्था, पशुपालन पर कर लगा दिया, भ्रष्टाचार था, न्याय व्यवस्था स्थापित की।
2 अप्रैल 1923 को लंबा खो डाबी में सभा का आयोजन किया गया। जिस पर इकराम हुसैन ने फायरिंग कर दी। वह नानक भील और देवीलाल गुर्जर मारे गए। नानक भील उस समय झंडा गीत गा रहे थे। कौन सा गीत गा रहे थे? झंडा गीत गा रहे थे। माणिकलाल ने इनकी याद में अर्जी गीत गाया। वैसे ही जब लोग इकट्ठा होते हैं तो कैसा भी माहौल हो, चाहे गम का, खुशी का, कैसा भी, पर मनोरंजन तो कैसे न कैसे कर ही देते हैं। यहाँ के राजा कौन थे? बहादुर सिंह। आंदोलन के नेता पंडित नैनूराम शर्मा। नारायण सिंह। भवरलाल मुनार। और प्रज्ञा चक्षु। 2 अप्रैल 1923 को लंबा खो डाबी में सभा का आयोजन किया गया और इस सभा पर इकराम हुसैन ने क्या करवा दी? इकराम हुसैन ने फायरिंग करवा दी। और जिससे कौन मारे गए? नानक भील व देवीलाल गुर्जर उस फायरिंग में मारे गए। नानक भील उस समय क्या कर रहे थे? झंडा गीत गा रहे थे नानक। फिर उसकी याद में माणिकलाल वर्मा ने इनकी याद में कौन सा गीत गाया? अर्जी गीत गाया, है ना। और बाकी राजा कौन थे उस समय? बहादुर सिंह थे। आंदोलन के नेता कौन? पंडित नैनूराम शर्मा, नारायण सिंह, भवरलाल मुनार और प्रज्ञा चक्षु। सर हाँ दिख नहीं रहा सही से। हाँ
ये नीचे क्या लिखा हुआ है? प्रज्ञा चक्षु, ये तो नहीं दिखा होगा खैर। कुछ सुधार हुआ क्या दिया? हाँ सर सही है। पंडित नैनूराम शर्मा, सर नारायण सिंह, भवरलाल मुनार और प्रज्ञा चक्षु। सर लास्ट वाला दोबारा बोलो। प्रज्ञा चक्षु। 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 तो चक्षु बोलो ना सर, मैं चहू चहू लिख रही हूँ। अब दिख गया होगा ना? लिख लिया? एक बात बताओ तुम सब लोगों को, अभी यहाँ जो आंदोलन चल रहे हैं, जैसे अब जब अपन राजा पढ़ रहे थे, जो साम्राज्य पढ़ रहे थे, उनमें थोड़ा सा एक अलग ही माहौल था, और यहाँ पे जैसे अब किसानों आंदोलन इस तरह अलग है, तो अपनी जैसे थोड़ा सा डायरेक्शन अलग ही नहीं बदल गया है क्या? बदला है नहीं बदला? थोड़ा सा इंटरेस्ट आया है नहीं आया? कमल, यस सर। थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आया है नहीं आया? सर पता ही नहीं। वंशिका? ये इजी है सर उससे तो। हाँ ये इजी है बहुत, यहाँ को ज्यादा माथापच्ची नहीं करनी, बस थोड़ा सा ये मान के चलना कि अम, अभी ये आंदोलन थोड़े से, मैं ये चाहूंगा कि बहुत सारे क्या है कि अभी जो बहुत शॉर्ट में कराते हैं, जो इतने ये कि गाइड में तो बहुत सारे मिलते हैं, उनको तो बहुत कम लोग कराते हैं, पर मेरा कोशिश रहेगी कि उन सबको करा दे, है ना? जैसे क्योंकि आजकल छोटे छोटे ये आंदोलन के बारे में इक्का दुक्का कभी कैसे पूछ लिया, और वही क्वेश्चन फिर परेशान कर देते हैं। इसके बाद अपना प्रजामंडल आंदोलन, और प्रजामंडल के बाद राजस्थान का एकीकरण, बस। हाँ, किसान आंदोलन के बाद जो अम, अ, दो तीन अपन को जनजाति आंदोलन भी पढ़ने पड़ेंगे, उसके बाद प्रजामंडल आंदोलन 2-3 दिन, 4 दिन भी लग सकते हैं। ठीक है, अपना 10 तारीख तक लगभग ये हो जाएगा मॉडर्न का। एक आध टॉपिक थोड़ा और बचेगा, दो ऊपर नीचे कर लेंगे जैसे अपन। नारायण सिंह, भवरलाल मुनार, हाँ अब लिखिए आगे इसमें। इसमें मुख्य रूप से
गुर्जर किसान जाति के लोगों ने भाग लिया। इस आंदोलन में महिलाओं की भी भूमिका रही। ये लिख लो, महिलाओं ने भी भाग लिया। अब उसमें अपन जाने की जरूरत नहीं है ये आंदोलन सफल हुआ नहीं हुआ, वैसे तो ये सफल नहीं रहा। और उसके क्या कारण थे, इनसे यहाँ से अपन को ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है ये। पर हाँ, अब ये आंदोलन तब तो 1927 में तो ये आंदोलन समाप्त हो गया। और इसके अपने अपने कारण, जैसे मैंने बताया कि मुख्य रूप से जो राजस्थान के आज किसान आंदोलन के नेता थे उनमें आपसी फूट पड़ गई थी और उसको कोई नेतृत्व नहीं कर पाए थे ढंग से। पंडित नेहरू शर्मा नेतृत्व कर रहे थे, लेकिन उनकी टांग खिंचाई होने लगी तो वो भी दूर हट गए थे। और राजस्थान सेवा संघ के जितने भी ये मेंबर थे, जितने भी नेता थे, सब राजस्थान सेवा संघ के मेंबर थे। उनमें सब में आपसी मतभेद इस कदर बढ़ गए थे कि आंदोलन, जैसे तो अपन देखते हैं ना, इन जितने भी किसान आंदोलन हुए 1927 से 30 के बाद में जो भी आंदोलन होते हैं वो इक्के दुक्के आंदोलन हुए, उस तरीके से नहीं बढ़ पाए जिस तरीके से बिजौली आंदोलन ने अपना विकराल रूप धारण किया। और जो भी बिजौली आंदोलन भी कब बड़ा चला, 1914 से 23 के मध्य ज्यादा पॉपुलर रहा। उसके बाद तो 27 के बाद तो वो भी चुपचाप अपने शांति में ही चला गया, है ना। तो जो महत्वपूर्ण जो भूमिका रही थी वो इस पीरियड में ही रही थी। और जो जो राजस्थान सेवा संघ बना था उसमें सारे मेंबर थे। जब तक इनमें आपसी तालमेल बना रहा तो राजस्थान में किसान आंदोलन मजबूती से बनते रहे, उठते रहे। क्योंकि कोई भी आंदोलन जब तक उनको नेतृत्व नहीं मिलता, कोई भी आंदोलन ना तो उठ पाता ना चर्चा में रह पाता। और जब तक चर्चा में नहीं आएगा तब तक वो आंदोलन आंदोलन नहीं होगा। फिर सरकार या वहां के ठिकानेदार चाहेंगे जब डंडे से डरा के चुपचाप बैठा देंगे। और एक अच्छा नेतृत्व होता है तो एक नियोजित तरीके से आंदोलन ही ज्यादा सक्सेस होते हैं, है ना। खैर, इसमें महिलाओं ने भी भाग लिया। अब ये 1927 में लगभग समाप्त हो गया, है ना। यह आंदोलन 1927 में समाप्त हो, लेकिन वहीं के लोगों ने फिर लगभग 1936 से फिर शुरू कर दिया और ये चला फिर 1945 तक। कब शुरू कर दिया? 1936 से और 1945 में। इस बार ये हुआ वहीं की हिंडोली जगह पर। बूंदी में हिंडोली तहसील है ना। तो अभी बूंदी में वही हिंडोली नामक जगह से फिर से ये थोड़ा सा सक्रिय हो गया और स्टार्ट हो गया। कब? 1936 में। जब कुछ सरकार ने मांगे, मानी नहीं मानी, कम हो गया, बस 27 में तो समाप्त हो गया आंदोलन। 27 से 36 तक इसकी कोई भी एक्टिविटी नहीं हुई, ना कोई सभा हुई, ना कहीं भाग लिया, ना किसी का विरोध प्रदर्शन किया। लेकिन उस 1936 में फिर से ये जागृत हुआ। और जागृत क्यों हुआ? तत्कालीन कारण क्या थे? उसमें जो पहला कारण था, सरकार ने नुक्ता प्रथा पर रोक लगा दी। किस पर रोक लगा दी? नुक्ता प्रथा पर रोक लगा दी सरकार ने। नुक्ता का मतलब समझ रहे हो आप सब लोग? मृत्यु भोज, है ना। ये एक चाहे प्रथा ही गैर का, अब रूढ़िवाद तौर पर अपन देखते हैं तो चाहे अपन इसे गलत मान सकते हैं, गलत प्रथा थी ये मृत्यु भोज। कुछ जगह आज भी चलती है और कुछ जगह बंद हो चुकी है। एक तरीके से सामाजिक सुधारों में ये भी उस समय शामिल हुई थी। नुक्ता प्रथा पर रोक लगा दी और इस बात से यहाँ के किसान नाराज हो गए कि जो हमारी सामाजिक रीति रिवाज है उन पर सरकार कौन होती है रोक लगाने में।
सामाजिक रीति रिवाज प्रथाओं पर सरकार रोक लगाने वाली कौन होती है? सुधार शुरुआत किसके विरोध में हुई? नुक्ता प्रथा के विरोध में हुई थी। कुछ समय बाद ही सरकार ने एक और कार्य कर दिया, चराई कर लगा दिया। पहले अपने देखा कि जो पशुपालक पर लगाया जाता था कर, पशुपालन पर लगाया जाता था, उसकी दर बढ़ा दी थी। लेकिन अब एक नया कर लगा दिया, चराई कर। और चराई कर, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि जो उस समय की जो मवेशियां या पशु हैं, वो चरने के लिए जंगल पर ही निर्भर रहती थी। जो सरकार की भूमि थी उसमें चलती थी, तो इसलिए सरकार ने क्या किया, कर लगा दिया, क्योंकि वो सरकार की जगह है। इससे भी ये बात नाराज हुई यहाँ के लोग। और जो उनके जो आसानी थी, वहां की जो जनसंख्या थी, वो मुख्य रूप से किस पर निर्भर थी? पशुपालन पर ही। दूसरी बात, इसमें थोड़ा सा सुधार और हुआ। खैर, ये विरोध नुक्ता प्रथा से स्टार्ट हुई थी। कुछ दिनों बाद जब ये आंदोलन लगा, तो इन लोगों को खुद को समझ आ गया कि नहीं, ये तो गलत है, और खुद ने ही इस पर फिर रोक लगा दी थी, है ना। जिसके विरोध में स्टार्ट हुआ, उसको फिर खुद ने रोक लगा दिया। कुछ दिनों बाद इनको किसी ने समझा दिया, समझ आ गया कि यार ये तो सरकार ने सही किया है, ये तो हमारे हित के लिए, तो इसको तो रोक दो। लेकिन चराई कर, इससे इनको ज्यादा, जो पूरा जिसके ऊपर डिपेंडेड ही थे, उसको ही सरकार ने जब दबाया, तो फिर इनके लिए थोड़ा सा विरोध का कारण बना। इसमें कोई ऐसा बड़ा नेता डायरेक्टली शुरुआत में भाग नहीं लिया। जो वहां के लोकल लीडर थे, उनमें से ही इन्होंने इस चीज को आगे बढ़ाया, जिसमें वहां के एक नेता थे भवरलाल। उन्हीं ने इसका नेतृत्व किया था। बड़ा आंदोलन तो नहीं बना था, पर एक छोटा मोटा ठीक ठाक बन गया था। दूसरा, जो अपन इसकी बात करते हैं, तो इसमें एक बात करते हैं कि इसमें ओनली गुर्जर जाति के किसानों ने भी भाग लिया। लेकिन इस आंदोलन में मीणा व गुर्जर तो थे ही, गुर्जर, मीणा व जो अन्य पशुपालक जातियां थी या अन्य जो पशुपालन करते थे, उन लोगों ने भी इसमें भाग लिया। अभी जाति से हटकर थोड़ा सा बड़ा हो गया था। यह आंदोलन हुआ अच्छा खासा एक बार। जब ये चीजें शुरुआत में अपन ने देखी कि जो कारण थे, वैसे उसी का विस्तार था, बूंदी के किसान आंदोलन, ब्रड की आंदोलन का ही। फिर वही क्या करेंगे, सब लोग इकट्ठा होंगे, विरोध करेंगे। तो शुरुआत में जब ये सारे लोग इकट्ठा हुए, तो ये हुए हुंडेश्वर महादेव के मंदिर। हुंडेश्वर महादेव के मंदिर में ये जितने भी जो इसके विरोधी थे, गुर्जर, मीणा और अन्य जो पशुपालक किसान थे, सब विरोध करने के लिए इकट्ठा हुए। सबसे पहले इन्होंने क्या किया, इकट्ठा होकर उस जगह से इन्होंने शांतिपूर्ण आंदोलन चलाया। और जो वहां के इंडोली के तहसीलदार थे, उन तहसीलदार को इन्होंने क्या दिया, ज्ञापन दिया। ज्ञापन का मतलब समझते हो, अपने मांग पत्र सरकार को प्रस्तुत किए, तहसीलदार को। आज भी, अब भी जब अपन कोई मांग करते हैं या कोई आंदोलन होता है, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि वहां के कलेक्टर को, वहां के एसडीएम को, या वहां के कोई नेता को, या सरकार को, या किसी भी जो बड़े सक्षम स्तर पर अपना मांग पत्र, ज्ञापन सौंपते हैं। आप अखबारों पर रोज किसी आंदोलन या किसी घटना के बारे में पढ़ते होंगे कि इतने लोगों ने या उस समुदाय ने या उस संगठन ने इनको ज्ञापन सौंपा, है ना। तो वहां के लोगों ने सबसे पहले हुंडेश्वर महादेव में इकट्ठा हुए और हिंडोली तहसीलदार के पास गए और वहां पर अपने मांग पत्र सौंपे। उसके बाद ये धीरे धीरे बस अपने सक्षम स्तर पर शांति से चलाते रहे, मांग करते रहे, इकट्ठा करते रहे, और फाइनली ये 1945 में इनकी मांगे मान ली जाती है, और आंदोलन भी 1945 में फिर समाप्त हो जाता है ना। अपन को इसमें ज्यादा इतना नहीं है कि इतना ही हुंडेली आंदोलन फिर से हुआ था, इसी का थोड़ा सा
आगे बढ़ा था, लिख लेते हैं। बाकी इसका भी तो एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है ना। तो फिर हेडिंग डाल लीजिए हिंडोली। हिंडोली बूंदी में स्थित है। कोई टाइम बताएगा कितना हो गया? सर 8 बजे। 7:52 क्या? 7:52 8 बजे सर। अरे 8 कहाँ बज गए अभी? बज गए सर आज के तो बज गया 7 मिनट हो सर। गए। ऐसा नहीं लगता आजकल कुछ क्लास है मतलब कम हो रहा है, या फिर पता ही नहीं कब हो चलता, कब कम नहीं क्लास हो रहा खत्म सर, हो जाती क्लास है। बोर हो रही है। क्या? बोरिंग क्लास हो रही है। बोरिंग क्लास हो रही बोरिंग क्लास होने लग गई? क्यों? अब समझ नहीं आ रहा है या फिर सुनने में मजा नहीं आ रहा? अब वो कहानियां नहीं बची है कोमल? अरे हाँ ना तो कर दिया करो। है। यस सर। तब डालो हिंडोली। सर दिया दीदी तो 20 क्लास में खाना ही खाने लग जाती झूठ अच्छी मत बात है, बोलो। भूख लगती है जैसे। अब एक बार बताओ, यदि मैं कैमरे के सामने नहीं होता और मुझे भूख लग रही है तो मैं खा ही सकता हूँ ना किसी। हाँ, ऐसा कोई हाथ पकड़ेगा कि कोई फिर मेरा ना है? सर। आप तो गलत बात कह दिए थे, सांस तो खोल लो कैमरा के सामने। अच्छा, कैमरा के सामने भी खा सकते हैं? सर आप सांस तो नहीं लेते कैमरे के सामने, अगर बोलने के बाद में रुकते ही नहीं हो। खाना तो दूर की बात है। कोमल दीदी इनकी ट्रेन छूट जाती हाँ। है बीच में ही। अरे अच्छा, हाँ, कल नहीं देखी क्या सर बिजोल आंदोलन कैसे 10 मिनट में तो कंप्लीट करवा दिए। ये तो उससे पहले 3 बता चुके तो हम 2 दिन से वही पढ़ रहे हैं। उससे फिर पहले उसको सांस तो लेना 4 चाहिए घंटे ना। पढ़ चुके थे हम बिजोलिया को। तो भी सर सांस तो लेना चाहिए ना। वो सांस नहीं लेते हैं, वो एक मिनट बोल देते हैं बस ट्रेन छूट गई अब मैं तो। तो नहीं मैं नहीं, तो सोची कि वो, आप वो तो सांस लेना भूल गए। नहीं, उसका रीजन ये था कि भाई 2 दिन से क्लास चल रही है, और उससे में ये लोग पक भी रहे होंगे कि 2 दिन से ये आंदोलन समाप्ति नहीं होने पा रहा। कल तो अब गुस्सा आया था, मैं सच्ची बता रही हूँ। मैं तो पूरी क्लास में बैठी थी, मैं तो आराम से कॉपी बंद कर दी थी। मैं तो कि अब सर नहीं पढ़ाएंगे। कल कॉपी बंद कब कर दी थी? कल परसों। अच्छा, कि ये कहानी चलेगी, उसको उसको लिखाएंगे नहीं है। अच्छा, ये तो बताओ कि मैं स्पीड से पढ़ाता हूँ कि थोड़ा? नहीं, आप बोलते स्पीड से हो बस। ओके, कोशिश करूंगा थोड़ा धीरे बोलने की। पर जब फ्लो बनता है ना, फिर एक चीज ये भी होती है, जैसे अपन जब कैमरे के सामने 10वीं क्लास में भी स्पीड से बोलता था। जब बोल रहे होते हैं तो जब रुकते हैं ना, तो वो ऐसा लगता है कि कुछ छूट गया, कि कुछ भूल ना जाए या कुछ ऐसी चीजें ना हो जाए। तो ये भी थोड़ा सा एक होता है कि फ्लो में वो चीजें जो अरे ऐसा नहीं, अभी जैसे जो बड़े बड़े टीचर हैं उनको तो इतना लंबा लंबा चौड़ा अनुभव है, जब जाके इतनी सारी चीजें याद है ना। खैर, अभी आ जाओ अपन को ये। हाँ, मेरे कल के अभी रुक जाओ, इसे करा पर तुम भाग जाओ पीछे करा दिखाऊंगा। एक वो बताओ, कल मैंने कुछ क्वेश्चन पूछे थे आपसे, उनके आंसर हैं आपके पास? दिया? यस सर। हैं उनके आंसर आपके पास? फिर कोमल बोल रही थी कि मेरे पास सर हैं, उनसे उससे पूछो एक बार। अच्छा, सर कोमल। नेटवर्क इशू। सर नेटवर्क इशू। नहीं, नेटवर्क इशू ठीक है, पर मैं आपको कुछ पूछ रहा हूँ, कल के जो क्वेश्चन थे उनके कुछ आंसर हैं? सर फोन में नेट खत्म हो गया, मैं जा रही हूँ। मत बताओ, लिख लो। 1936 में हिंदी में नुक्ता लिखना प्रथा है पर। क्या सर? हाँ, ये बूंदी में लिखना है क्या?
हाँ हाँ, हिंडोली एक अलग से सब हेडिंग डाल लो इसके नीचे छोटी सी और उसमें लिख लो हिंडोली बूंदी। नुक्ता 1936 में नुक्ता प्रथा पर उसी का विस्तार था, वैसे ही सरकार ने पाबंदी लगा दी। इससे असंतोष व्याप्त हो गया। आज की जो मृत्यु बेहोश या नुक्ता प्रथा है किसानों में ज्यादा पॉपुलर है। दूसरा, चराई कर लगा दिया। इसलिए 5 अक्टूबर 1936 को हुंडेश्वर महादेव मंदिर में गुजर, मीना व अन्य पशुपालक किसान इकट्ठा हुए और हिंडोली के तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। सर हाँ बोलो सर जी। दिख नहीं रहा सही से। सबको प्रॉब्लम आ रही है क्या? यस सर। हाँ सर। ये तो ऐसा लग रहा है तुम, चलो ठीक है फिर प्रॉब्लम आ रही। अच्छा बोलूंगा तो लिख सकते हो? हाँ, ठीक है, तो कहाँ तक लिख लिया लास्ट लाइन? चराई कर लगा दिया। चराई कर लगा दिया। इसके बाद लिखिए इसलिए 5 अक्टूबर 1936 को